सबसे बड़ी बात हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्या इस घटना के पीछे साजिश का भी कोई एंगल हो सकता है। यह पूरी घटना दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मखदूम एयरपोर्ट पर उस वक्त हुई जब तेजस 8 मिनट की डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट पर था। इसे डेमो फ्लाइट भी कहा जाता है, जिसमें किसी भी एयरक्राफ्ट को अपनी ताकत और अपनी कला, अपनी क्षमता दिखानी होती है। लेकिन इसी दौरान ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हमारे पास इस घटना के 4 वीडियोस हैं, जिनमें हर एंगल से यही दिख रहा है कि एयर मैन्यूवरिंग यानी हवा में करतब दिखाते वक्त तेजस विमान अचानक से नीचे आने लगा और इसके बाद जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। वहां काले धुएं का गुबार छा गया। देखिए, हादसा दुखद है, उस पायलट के साथ पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन सच्चाई क्या है और इसीलिए आज हर एंगल आपको देखना जरूरी है। बड़ी स्क्रीन पर मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्रैश के दौरान असल में हुआ क्या था। तो देखिए, एक एक करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसे नोज डाउन क्रैश बता रहे हैं। जब आप विमान को हवा में करतब करते हुए देखते हैं, एयर मैन्यूवरिंग जिसे कहा जाता है, नोज डाउन क्रैश का मतलब क्या होता है? वो ये कि विमान हवा में ही अनियंत्रित होने के बाद सीधे नीचे की तरफ गया और जमीन से टकराकर क्रैश हो गया, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, नोज डाउन। अब देखिए, इस घटना को पहली नजर में नोज डाउन क्रैश का मामला माना जा रहा है, जिसमें तेजस हवा में अनियंत्रित हुआ, इसके बाद सीधे नीचे जाकर क्रैश हो गया। लेकिन अब दूसरी संभावना को देखते हैं और इसके लिए आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि यह घटना एक एरो शो में, जो एयर शो होता है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान हुई। डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट का मतलब यह हुआ कि तेजस को हवा में करतब दिखाना था, वो इसी के लिए गया था, उसको एयर मैन्यूवरिंग ही करनी थी। एयर मैन्यूवरिंग में हर विमान नोज डाउन करता है, तेज रफ्तार से जमीन की तरफ जाते हुए वो अचानक से वापस ऊपर की तरफ उड़ता है और शायद तेजस भी यही कर रहा था। अगर आप इस वीडियो को रोककर देखेंगे तो तेजस जब नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए, ये एयर मैन्यूवरिंग होती है जिसमें वो जो कहते हैं कलाबाजी करना हवा में। तेजस जब नीचे की तरफ जा रहा था तब उसके विंग्स बिल्कुल सीधे थे, ये देखिए उसके विंग्स। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेजस ने यहां नियंत्रण नहीं खोया था, बल्कि वो नोज डाउन करते हुए करतब दिखाने ही वाला था, जो आप इस वक्त की स्थिति में देख रहे हैं। जूम इन करके दिखाइए। नीचे जाने के बाद पायलट ने विमान को फिर से ऊपर ले जाने के लिए उसे सीधा कर लिया था। जो पोजीशन कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाएंगे। ये देखिए, ये नोज डाउन है और उसके बाद से ऊपर की तरफ उसको उफान पड़ना था। वो अपने आप को बैलेंस कर चुका था। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में है, नोज डाउन नहीं है। यहां से उसको ऊपर की तरफ उड़ान भरना था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाया, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और तेजस के जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि अगर यह विमान नोज डाउन करते ही वक्त अनियंत्रित हो गया था तो इस दौरान पायलट खुद को इजेक्ट करके जरूर बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके पीछे एक कारण यही हो सकता है कि वो विमान को नीचे की तरफ ले जाकर फिर से ऊपर खींचने वाले थे और ये एयर मैन्यूवरिंग का हिस्सा था। लेकिन इसी दौरान एक चूक हुई और तेजस लो ऑल्टीट्यूड पर ऊपर जाने के लिए सीधा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद, ये देखिए, ये वो पॉइंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट भी वो हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो क्रैश हो गया। आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए वीडियो। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ देर पहले वो वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि नीचे आने के बाद, नोज डाइव करने के बाद, ये देखिए, यहां से वो नोज डाइव कर रहा है, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। लेकिन उसके बाद एक ऐसा लम्हा आता है जब ये विमान अपने आप को सीधा करने में कामयाब होता है। ये देखिए, यहां पर वो सीधा हो चुका है, यहां पर वो नोज डाउन नहीं है और यहां से वो वापस ऊपर की तरफ जाने वाले थे। हमारे पास 19 नवंबर का भी एक वीडियो है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तेजस इस क्रैश के दौरान किस तरह का करतब दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। और ये वीडियो इसी दुबई एयर शो का है, जब सिर्फ 2 दिन पहले 19 नवंबर को भी इसी तेजस विमान ने हवा में करतब दिखाए थे और तब भी ये नोज डाउन करते हुए नीचे गया था और इसके बाद पायलट ने नीचे जाकर विमान को ऊपर की तरफ खींच लिया था। लेकिन आज शायद ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, हमारे पास दुबई एयर शो का वो फ्लाइट चार्ट भी है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि दुबई एयर शो के इस फ्लाइट चार्ट में तेजस की बात की गई है। 2:15 से 8 मिनट के लिए 2:23 तक
उसे ये हवा में उड़ान भरनी थी। ये जो हमने आपके लिए हाईलाइट किया है, ये आप देख रहे हैं, ये तेजस विमान के लिए ही ये जगह निर्धारित की गई थी। 8 मिनट का कुल वक्त था, जिसमें इस फ्लाइंग चार्ट में लिखा है, फ्लाइट चार्ट में इससे पहले अगर आप देखिए तो सूर्य किरण F-35 है, उसके बाद तेजस है, फिर F-16 UAE है, फिर B-52 है, पूरी लिस्ट है जिसमें आप रफाल से लेकर सुखोई मीर 2000 सबको वहां पर उड़ान भरनी थी। तीसरे नंबर पर तेजस, जो कि 2:15 पर उड़ान भरती है 8 मिनट के लिए, और उसको 2:23 तक ये उड़ान भरनी थी। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है कि एयर शो के आखिरी दिन तेजस लड़ाकू विमान को तीसरे नंबर पर उड़ान भरनी थी। और बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से ये पूरा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि जो फ्लाइट चार्ट है उसमें साफ साफ ये देखिए, हमने इसीलिए ग्राफिक्स में भी आपके लिए बना दिया। जो फ्लाइट चार्ट मैंने आपको दिखाया, ये तीसरे नंबर पर जो आप फ्लिकर होता हुआ देख रहे हैं, इससे पहले सूर्य किरण F-35 तेजस तीसरे नंबर पर, फिर F-16 UAE, B-52 एक्स्ट्रा 330, K-52 मीर 2009। ये समय जो था वो 2:15 से लेकर 2:23 तक, यानी कुल 8 मिनट के लिए तेजस को ये हवाई करतब दिखाना था। 17 नवंबर को शुरू हुए दुबई एयर शो का आज आखिरी दिन था, और इस मौके पर कुल 15 फ्लाइंग प्रोग्राम्स होने थे, जिनकी शुरुआत सूर्य किरण फॉर्मेशन से होनी थी। और ये भारतीय वायु की ही फॉर्मेशन है, जिसमें हॉक MK-132 विमानों से हवा में सूर्य की किरणें जैसी आकृति बनाई जाती है। इसके बाद F-35 लड़ाकू विमान को उड़ान भरनी थी, और ये विमान 15 मिनट के लिए हवा में करतब दिखाने वाला था। और इसके बाद जो विमान है उसका भी नंबर आप देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि तेजस को कुल 8 मिनट के लिए ये भरना था, और साफ है कि अब इस मामले की जांच होगी। इस जांच को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, जो एक औपचारिक जांच समिति होती है। ये तीनों सेनाओं से जुड़ी किसी भी गंभीर घटना, विमान हादसे, दुर्घटना, मौत या ऑपरेशंस में चूक की असली वजह पता लगाने के लिए बनाई जाती है। और इस समिति का काम सिर्फ जांच तक सीमित होता है, और आगे की कार्रवाई दूसरी समिति को उसके बाद से सौंप दिया जाता है। कल्पना से परे है, और जो घटना वहां पर जो लोग देख रहे थे वो भी उसे काफी दुखी दिखे, जैसा कि आपने देखा। इस घटना में एक बात और ऐसी है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। दुबई एयर शो का आयोजन 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कुल 5 दिनों तक होना था, और आपको यकीन नहीं होगा कि इन 5 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेजस ने उड़ान नहीं भरी। 17 नवंबर वहां से लेकर 21 नवंबर के बीच तेजस ने हर दिन फ्लाइंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 20 नवंबर तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब तेजस की उड़ान में कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हुई हो। तेजस लगातार दुबई एयर शो में वाहवाही बटोर रहा था, और बड़ी बात यह है कि इस वाहवाही से पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। आप जानते हैं इस तकलीफ का कारण क्या था? इस एयर शो में पाकिस्तान भी अपना JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट लेकर आया था, और जब पाकिस्तान का ये विमान लगातार एयरपोर्ट हैंगर में खड़ा हुआ था, तब भारत का तेजस हर दिन अपनी ताकत, कला, क्षमता पूरी दुनिया को दिखा रहा था। तेजस की इस एयर शो में इतनी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उसके खिलाफ नए नए झूठ फैलाए गए। तेजस को दुष्प्रचार का शिकार बनाया गया, और यही मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ। एक्स पर इन हैंडल्स ने क्या झूठ फैलाया, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तरह तरह के उन्होंने एक के बाद एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, और देखिए इन सब में वो क्या कह रहे हैं। दुबई एयर शो में तेजस का तेल लीक हो गया। कई देश एक तेजस खरीदना चाहते ताकि वो सीख सके कि तेजस कैसे नहीं बनाना है। और ये सारे नाम आप देख रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के हैंडल्स थे। जूम इन कीजिए, जूम इन करके दिखाइए। ये फैजल रांझा नाम का एक अकाउंट है पाकिस्तान का, जिसमें ऑयल लीकेज, दुबई एयर शो में तेजस विमान से ऑयल लीकेज का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करा दी है। ये सब लिख रहा, आप खुद पढ़िए सोशल मीडिया पर ये सब क्या है। अब इधर वाले एक बार आ जाइए, जिसपे आप देखेंगे कि यहां पर भी एक टैक्टिकल टीपू नाम से पाकिस्तान बेस्ड हैंडल है, जिसने लिखा तेजस पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सबब बन चुका है। भारत को इस बेचारे को एयर शो में दिखाने से पहले थोड़ा बड़ा होने देना चाहिए था। भारतीय जेट विमानों की क्वालिटी फिर उजागर। दुबई एयर शो में तेजस को लेकर टरमैक में तेल का रिसाव, ऑयल लीकेज। पाकिस्तान ने तेजस के खिलाफ यह झूठ फैलाना शुरू किया। इतना फैलाया कि भारत की तरफ से फैक्ट चेक करना पड़ा, और यह बताना पड़ा कि इस तरह के सभी दावे फर्जी है, गलत है। पीआईबी ने बाकायदा फैक्ट चेक किया, और पीआईबी ने यह बताया कि जिस वीडियो को दिखाकर तेजस में ऑयल लीकेज होने का दावा किया जा रहा है, वो वीडियो तेजस के एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम से पानी निकालने का है। और यह पानी जानबूझकर निकाला जाता है क्योंकि दुबई जैसी जगहों पर हवा में
नमी ज्यादा होती है। पाकिस्तान के इस झूठ से ये पता चलता है। इस क्रैश के बाद पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो है वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं और उसी चीज को दोहराया जा सकता है जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और उसमें यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने बिना जांच पड़ताल के ये झूठ फैलाया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। सोचिए, जब ये देश पहले इतना झूठ फैला चुके हैं, हमने आपको दिखाया ही पाकिस्तान ने किस तरह से इसी तेजस को लेकर ऑयल लीकेज की ऐसी ऐसी बातें फैलाई और अब इस घटना के बाद यही है कि ये देश भारत के खिलाफ किसी तरह का एक फेक नैरेटिव और फैला भी रहे हैं, फैलाना शुरू कर देंगे। और बात सिर्फ इन देशों की नहीं है। आज मैं अपने साथ एक अल जजीरा का भी आर्टिकल लेकर आई हूं और इस लेख की कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका हेडलाइन आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा गया है, इंडियाज तेजस फाइटर जेट क्रैशेस एट दुबई एयर शो, पायलट डाइज। आज की घटना को आधार बनाकर यह साबित करने की कोशिश की गई है इस लंबे चौड़े आर्टिकल में कि इस साल भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी हमारे विमान नष्ट हो गए थे। और मैं आपको पढ़कर भी वो बताती हूं, क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे, शुरू में तो पूरे आज की घटना के बारे में बताया गया है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इनमें मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई थी, हेवीएस्ट फाइटिंग इन डेकेड्स, कई दशकों में सबसे बड़ी लड़ाई थी और उसमें फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स तक का इस्तेमाल हुआ था। आफ्टर आर्म्ड मैन किल्ड मोर देन 2 डजन टूरिस्ट इन, पहलगांव के हमले का जिक्र था अप्रैल में। पाकिस्तान क्लेम टू हैव डाउन्ड एटलीस्ट 5 इंडियन जेट्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। 5 जो लड़ाकू विमान थे भारत के, उसको पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में गिरा दिया। और but a top Indian general admitted in June that Indian forces had indeed lost an unspecified number of jets. उन्होंने सीधे सीधे अननेम करके बिना नाम का बता दिया कि ये माना, ये स्वीकारा भारत ने कि उसके फाइटर जेट्स का बहुत नुकसान हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो asserted in July 5, 4 or 5, but I think 5 jets fell. तो ये पूरा जो ये आर्टिकल है उसके जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पे पहले भी फाइटर जेट्स गिरते रहे हैं और वही एक बार फिर से घटना हुई है। मतलब दोनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ये दावा, झूठा दावा किया गया था, उसको और आज की घटना को जोड़ दिया गया है। क्या आपने सोचा है कि मौजूदा वक्त में भारत के डिफेंस सेक्टर और हथियारों को लेकर इस तरह के फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को क्यों फैलाया जा रहा है? इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा निर्यात में कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ा है और सबको हैरान कर दिया है। साल 2014-15 में भारत का जो रक्षा निर्यात, वो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, रक्षा निर्यात लगभग 2000 करोड़ रुपए था। वो 24-25 आते आते 23,622 करोड़ रुपए हो गया था और अनुमान है कि 2029 तक के रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रक्षा उत्पादन में भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। ये कैसे हजम होगा? मेक इन इंडिया का कमाल और उसका दबदबा जब पूरे विश्व में अपनी साख बना रहा है, तो ऐसे वक्त पर वो तमाम दुश्मन देश या फिर अपने आप को प्रतिद्वंदिता में या कंपटीशन में आगे करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। साल 2014 में भारत का रक्षा उत्पादन 46,430 करोड़ रुपए का था, जो अब 2024-25 में आते आते 1 लाख, जैसा कि आप उस ग्राफ में देख रहे हैं, 1,54 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और यही बात चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को पेट में दर्द करा रही है, उनको परेशान कर रही है। दुनिया इस बात को जानती है कि जो भी देश रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने हैं, जिन्होंने दुनिया के रक्षा निर्यात में अपनी भागीदारी को बढ़ाया है, वो देश सुपर पावर बनकर उभरे हैं। और यही वजह है कि हमें बार बार इस मामले में निशाना बनाने की कोशिश होती है और एक के बाद एक किसी न किसी तरीके से फेक प्रोपेगेंडा बैठाया जाता है, चलाया जाता है। बिहार में एकदम नई घटना हुई है। बिहार में आज वो हुआ जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने पहली बार अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गृह विभाग छोड़ दिया है। अब की बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास। प्रचार के दौरान जिन सम्राट चौधरी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, आप इन्हें जरूर जिताइए, उन्हें वाकई एक बड़ा आदमी बना दिया गया है। बड़ा महकमा उनको मिल गया है, बड़ा मंत्रालय मिल गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस बार गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है
कई नजरिए से अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी का कद भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से, और ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि अब बिहार में कानून व्यवस्था की पूरी कमान नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के पास होगी। पूरा पुलिस विभाग यानी डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे और हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय सम्राट चौधरी का होगा। इसीलिए ये बदलाव भी आज की एक बहुत बड़ी खबर है और इसको कई मायनों में अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, एक बार फिर से 89 सीटों पर वो आए हैं अपने दम पर, वहीं 85 सीटें आई हैं जेडीयू की। तो ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, जो नीतीश कुमार ने आज तक नहीं छोड़ा जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, वो अब पहली बार 20 साल में नहीं होने के बाद इस बार सम्राट चौधरी को मिला है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था कि जो थार चलाने वाले लोग हैं गुंडे हैं, बदमाश हैं। उनका कहना था कि थार गाड़ी के मालिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, आपराधिक मानसिकता के होते हैं। खैर ये तो एक तरफा बात हो गई, लेकिन हरियाणा के डीजीपी का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस को जहां भी थार गाड़ी दिखे चेकिंग जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा थार चलाने वालों की भी चेकिंग की जानी चाहिए। उनकी ये चिंता क्या आज जायज है, ये सवाल पूछा जा रहा है। सड़क पर थार से चलने वाले लोगों में स्टंटबाजी करने की मानसिकता देखी जा रही है और गंभीर हादसे हो रहे हैं इसकी वजह से। नूह की घटना, मतलब एक नहीं 2-3 घटनाएं हम आपको दिखाएंगे। नूह में थार गाड़ी की छत पर चढ़कर हुड़दंग मचाने का एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की थार गाड़ी है जिसकी छत पर 3 युवक चढ़े हुए हैं। वो गाड़ी की छत पर खड़े होकर अब इसे स्टंटबाजी कहिए या फिर रील बनाने की चाहत, लेकिन ये करना उनको बहुत भारी पड़ सकता था। हुआ ये कि थार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया। ब्रेक की वजह से छत पर खड़े 3 युवक सड़क दूसरी ओर से आ रहे डंपर के आगे गिर गए। ये देखिए, गनीमत यह थी कि डंपर चालक तुरंत ब्रेक मार दिया, नहीं तो स्टंटबाजी करने वाले तीनों युवक डंपर के नीचे कुचले जाते। मतलब न सिर्फ अपनी जिंदगी को आप खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि सामने से आती गाड़ी सबके लिए एक्सीडेंट का सबब बना रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस राज्य के डीजीपी थार चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन से खुद परेशान है, उन्हीं के राज्य में थार की छत पर स्टंटबाजी हो रही थी और किसी भी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। थार चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर हरियाणा के डीजीपी का बयान आपको सुनवाते हैं। अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी? जिसके पास भी थार होगी ना, दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? थार के साथ स्टंटबाजी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे सैकड़ों वीडियोस आते रहते हैं जिसमें थार चालक सड़क पर हुड़दंग मचा रहे हैं और इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि अगर सड़क पर कोई व्यक्ति थार चला रहा है, क्या वो स्टंटबाजी? ये देखिए एक और वीडियो है। मतलब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, वीडियोस, रील्स बनाने के लिए एक पागलपन, इस तरह की इजाजत कैसे मिल सकती है? एक सवाल है कि क्या कार किसी व्यक्ति के संस्कार को बदल देती है? अगर थार से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला या स्टंटबाजी करने वाला ड्राइवर कोई अन्य गाड़ी चलाने लगे तो क्या वो नियमों का पालन करने लगेगा? जो लोग एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, लेकिन तस्वीर को दोनों तरफ से तो देखना ही पड़ेगा कि इस तरह की स्टंटबाजी के लिए आप दूसरों की। ये देखिए, साहब ने डिसाइड किया कि हम तो भाई मानते नहीं सेंट्रल वर्ज को, हम तो गाड़ी को इस पार से उस पार ले जाएंगे। इस वक्त थार लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई है। ये कुछ वैसा ही है जैसा पिछले कुछ वर्षों में सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यून जैसी गाड़ियों को स्टेटस सिंबल की तरह देखा गया। आज जनमानस की सोच ये है कि थार, स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवी के मालिक या तो कोई नेता है, कोई दबंग है, पैसे वाला आदमी है। लेकिन इस तरह की अगर कोई वीडियोस और रील्स बनाता है तो उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। स्टीरियोटाइपिंग करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को तो समझना होगा कि अगर आपके हाथ में ऐसी गाड़ी आ जाए जो भाई चढ़ सकती है। ये देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी की आप देख रहे हैं, सैनिकों गाड़ियों की वीडियोस डाले जाते हैं। रील बनाने का एक ऐसा फितूर सवार है
जो इस तरह की गाड़ियों का इस तरह का इस्तेमाल होता है। और चूंकि उनका जो एलिवेशन है ग्राउंड से बहुत रहता है, तो कहीं ना कहीं ऊंची जगह पर चढ़ा देते हैं। हमारे देश में खरीदारी जरूरतों को देखकर नहीं, दिखावे के लिए अगर की जाती है तो उस पर भी प्रश्न है। जब बात कार, घर या ज्वेलरी खरीदने की हो तो ये चीजें जितनी बड़ी, जितनी भारी, जितना सड़क पर धमाल मचे, इसके मालिक को समाज में उतना ही ताकतवर और दबंग माना जाता है। आजकल थार जैसी एसयूवी को भी लोग दबंग दिखने के लिए खरीदने लगे हैं। दबंग पहचान को साबित करने के लिए वो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं। और वही देखिए आप एक और रील बनाते हुए साहब को। पिछले कुछ समय में थार मालिकों ने सड़क पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, स्टंटबाजी से जो गदर मचाया वो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों वीडियोज हैं जिनमें थार ड्राइवर्स ने ट्रैफिक नियम तोड़े, कई लोगों को यहां तक कि एक्सीडेंट कर दिया, कुचल दिया। मतलब क्यों? अब सवाल यह है कि थार या कोई अन्य एसयूवी खरीदने के बाद स्टंटबाजी या दबंगई क्यों? थार चलाने वाले ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये गाड़ी चलाते वक्त उन्हें शक्ति का एहसास होता है। ऐसी एहसास के चक्कर में खतरनाक स्टंट्स करते हैं। हालांकि यह समस्या किसी खास कार ब्रांड या उसके एसयूवी मॉडल से जुड़ी हुई नहीं है। साल 2023 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि आजकल लोग एसयूवी बहुत खरीद रहे हैं और इसकी एक खास वजह है। आमतौर पर किस व्यक्ति को कार की जरूरत होती है वो कुछ खास पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कार खरीदता है। पहला है ब्रांड पर भरोसा, दूसरा बजट, कितना पैसा है, तीसरा आकर्षण यानी कार दिखने में कितनी सुंदर है, कोई देखकर उनकी गाड़ी को हसरत भरी निगाह से कहेगा या नहीं, वाह क्या गाड़ी खरीदी है। ज्यादा संख्या में बिक रही एसयूवी पर हुई स्टडी का निष्कर्ष ये था कि आजकल लोग एसयूवी को अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं। स्टडी के दौरान एसयूवी कार ओनर्स से कुछ सवाल पूछे गए थे। इन सवालों के जवाब से पता चला कि आखिर थार जैसे एसयूवी चलाने वाले लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते क्यों हैं। स्टडी में लोगों ने बताया कि उनकी एसयूवी उनका स्टेटस सिंबल है। कुछ ने कहा कि एसयूवी से उन्हें तेज रफ्तार में चलने का एक आत्मविश्वास मिलता है। कुछ ने कहा कि उनकी एसयूवी सड़क पर उन्हें प्रभावशाली होने का एहसास कराती है। कुछ लोगों ने कहा कि एसयूवी से चलने पर उनको अन्य गाड़ियां कमतर लगती है। मतलब हम तो भारी भरकम गाड़ी में, बाकी गाड़ियां ऐसी हैं। यही नहीं, कुछ ने यह भी कहा कि एसयूवी चलाते समय उन्हें जोखिम उठाने का मन करता है, रिस्क टेकिंग। सड़क उसके लिए जगह नहीं है। यानी ज्यादा दबंग दिखने के लिए लोग एसयूवी खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को बराबर नहीं मानते। मतलब यह है कि मामला ड्राइवर की मानसिकता से जुड़ा है। सच यही है कि कार खुद चलकर ना तो स्टंटबाजी करती है ना ही तेज रफ्तार पर चलने लगती है। पैर एक्सेलरेटर पर ड्राइवर ही लगाता है, लेकिन लोग खुद ही अपनी एसयूवी के जरिए खुद को दबंग दिखाने के लिए स्टंटबाजी करते हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने लगते हैं। साल 2024 में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 12,000 करोड़ रुपए का चालान हुआ था और इनमें से 50% चालान केवल ओवर स्पीडिंग के थे, यानी तेज रफ्तार में चलने वालों पर किए गए थे। आपको यह भी बता दें कि ओवर स्पीडिंग के ये चालान सभी तरह की कारों से जुड़े थे, यानी किसी खास मॉडल या कंपनी की कार के नहीं थे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना या ना करना कार मॉडल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये कार चालक की मानसिकता पर निर्भर